हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2025 में सीयूटी यूजी की यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए हैं, वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तैयारियां क्यों करनी है? क्योंकि सीयूटी यूजी का जो है एग्जाम जो आ रहा है उसको क्रैक करना है, एडमिशन लेना है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको एग्जाम का एक बार पैटर्न भी पता चल जाना चाहिए। तो ऐसे ही क्रम में इसी सीरीज में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं सीयूटी यूजी 2 की 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी का क्या रहा था आपका सिलेबस, किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका 2024 में, इसके बाद हम जो सीरीज आपको देने वाले हैं 2024 का हो, 2023 का हो, 2022 का हो, सभी का जब हिंदी एक एक करके आप देखेंगे किस प्रकार से हिंदी जो लैंग्वेज टेस्ट आता है, ठीक है, उसका जो आपका टेस्ट पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, वो किस पैटर्न पर हुआ था और कितना जो है उसका लेवल था, किस स्तर पे पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। एक बार आपको ये परीक्षा देने के पहले देख लेना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि आपको फिर उस आधार का पता चल जाए, उस स्तर का पता चल जाए और आप उसी अनुसार अपनी तैयारियों को भी शुरू कर सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम प्रश्नों के आधार पर देखते हैं तब पता चलेगा किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, चर्चा हम लोग बीच में करते रहेंगे और शुरुआत के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सीयूटी यूजी 2024 का जो एग्जाम आपका हुआ था यहाँ पर, ठीक है, 24 का जो एग्जाम यहाँ पर हुआ था 16 तारीख को, ठीक है, कब हुआ था? 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब भैया एक बात यहां पर देखेंगे कि मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक बात देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन मेरे साथ करते हुए चलेंगे, बताएंगे कि आपने कितना किया है। कमेंट बॉक्स में एक वीडियो को देखने के बाद ये जरूर बताना आपने इन 50 क्वेश्चंस में, पेपर का पैटर्न था 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां पर दिए जाते थे और आपको करना कितना था? मात्र 40 क्वेश्चन। इस बार क्या हुआ है? आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। आपको एक भी क्वेश्चन का मार्जिन नहीं दिया गया है और टाइम कितना है? 60 मिनट का टाइम है। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है? 60 मिनट का टाइम दिया गया। ठीक है, एक प्रकार बताना कितने क्वेश्चन आपने किए। पहला क्वेश्चन है, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइए, एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मूल कारण को जड़ से नष्ट कर देना, पेड़ को जड़ से उखाड़ना और बांस को जड़ से समाप्त करना, बांस और बांसुरी को तोड़ देना। भैया यहाँ पर क्या होगा? एक बात एलिमिनेशन मेथड से देखिए। एलिमिनेशन क्या होता है कि जो ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं उनको पूर्णतः यहाँ पर हटा देना। इसके बाद जो जिनमें हमें आशंका होती है कि ऐसा हो सकता है उनको सिर्फ अपने चयनित करना है। अब पेड़ को जड़ से उखाड़ देना, ना तो यहाँ पर किसी प्रकार से पेड़ की बात की गई है, तो इस प्रकार को इस वाले वाक्य को हटा देंगे। ऑप्शन 2 गलत हो गया। ठीक है, बांस को जड़ से समाप्त कर देना, जड़ की भी यहां पर बात नहीं की गई है और बांस की जड़ कहां से आप ना रहेगा, बांस और बांसुरी से किसी प्रकार का रिलेट ही नहीं हो रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। बांस और बांसुरी को तोड़ना, ठीक है, तोड़ने के भी यहां पर बात नहीं की गई है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक बार देखिए, बांसुरी किससे बनती है? बांसुरी किससे बनती है? बांस से ही बनती है। ठीक है, मूल आधार क्या है? बांस होता है। तो भैया मूल कारण को जड़ से नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल कारण को ही जड़ से नष्ट कर देना इसका हो गया है मतलब। ठीक है, मूल कारण को जड़ से नष्ट कर देना, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर सही है। ठीक है, अब कूद कूद मछली बगुले को खाए लिखा गया है। कूद कूद मछली बगुले को खाए, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। अब जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि लोकोक्ति और मुहावरे से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स इसमें काफी सवाल नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, तो आप जानिए कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कूद कूद मछली बगुले को खाए, आप हमें ये बताइए, मछली बगुले को खाती है, बगुला मछली को खाता है? बताइए, समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है। एक ही चीज से समझ गए कि आंसर क्या है। बगुला जो है वो मछली को खाता है। तो बिना बल के कोई काम करना गलत हो जाएगा, ये तो कहीं से नहीं होगा। बिना बिल्कुल विपरीत काम होना, तो काम जो है बिल्कुल विपरीत हो रहा है कि मछली जो है बगुले को खा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यही वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे के ऑप्शन हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमारा ये सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने जब बात की है
कि भैया आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा और यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आएंगे हम लोग। ठीक है, किस पे आएंगे? तीसरा नंबर जो आपका प्रश्न आ रहा है, तीसरे नंबर का एक प्रश्न क्या है? तीसरे नंबर में आपसे पूछा गया है कि अध्यक्ष में, किसमें आपसे पूछा गया है, अध्यक्ष में शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। अध्यक्ष जो शब्द है उसमें उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग प्रत्यय जब आपको हम पढ़ाए हैं, उपसर्ग प्रत्यय में बताया गया है कि कहां उपसर्ग लगता है। उपसर्ग कहां लगता है? शब्द में। उप का अर्थ क्या होता है? ऊपरी भाग। यहां पर इससे रिलेट करना, उप का मतलब ऊपरी भाग में लगता है, मतलब अग्रभाग में लगता है। किसमें लगता है? अग्रभाग में लगता है, आगे लगता है शब्द के। तो अध्यक्ष में कौन सा हो जाएगा? अध्यक्ष में हो जाएगा अध हो जाएगा, या फिर अक्ष हो जाएगा, या फिर अधि हो जाएगा, या फिर अद्य हो, यहां पर हो जाएगा। तो अद्य कोई यहां पर क्या नहीं होता है? अद्य तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। और अक्ष, अक्ष भी नहीं होगा, अध, अध भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधियक्ष, अधि होता है। इस अधि का मतलब क्या होता है? इस अधि का मतलब होता है ऊपर। अधि का मतलब होता है, या फिर इसको कहते हैं नियंत्रण करने वाला। क्या? नियंत्रण करने वाला। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है ऊपर या फिर नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण करने वाला। ठीक है, अधि का मतलब होता है ऊपर या फिर नियंत्रण करने वाला। तो अध्यक्ष में क्या उपसर्ग आ गया? अधि उपसर्ग आ गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन एक लिखा गया है, कथन और निष्कर्ष। आप यहां पर यह क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के पेपर में भी, आपने जब रीजनिंग आप पढ़ते हैं तो आपको कथन और निष्कर्ष देखा जाता है, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पूछा जाता है। आपको 2 कथन दिए गए हैं, उसका निष्कर्ष आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन से कथन सही है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स पता है किसमें फंस जाते हैं? उनको आंसर आते हुए भी वो गलत कर देते हैं, आंसर आते हुए भी वो गलत कर देते हैं। कैसे? अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं। कारण 1 मतलब कथन 1 लिखा गया है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एकदम सही बात है। विशेषण की परिभाषा हमें याद होगी कि विशेषण क्या होता है? एक विकारी शब्द होता है, ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, एकदम सही बात है, ये सही कथन हो गया। कथन 2 हम लोग पढ़ेंगे, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष कहते हैं। एकदम सत्य बात है भैया। वैयाकरण विशेष किससे कहते हैं? जिस विशेषण के कारण संज्ञा का गुण या धर्म प्रकट करता है, धर्म का बोध होता है, धर्म दर्शाया जाता है, वैयाकरण विशेष कहलाता है। एकदम सही बात है। तो यहां पर जो कथन दिए गए थे वो दोनों कथन सही हो गए हैं, दोनों कथन सही हो गए। तो एक बार हम लोग ऑप्शन का चयन करेंगे, बस इसी में हमें जो है इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर का चयन करना है। कभी एक बार देखो, यहां पर कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है, तो इस पे टैप कर देंगे। इस बार हमें बहुत सावधानी के साथ ऑप्शन पे हमें गौर करना है कि कहीं हमारा गलत टिक ना हो जाए। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, इस पे हम लोग टैप करते हुए ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हमारे 4 प्रश्न हो चुके हैं, चारों के चारों सही है। ठीक है, चारों के चारों सही है। आप लोग हमें कमेंट में बताते हुए चलेंगे कौन सा आपका गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है। ठीक है, हम लोग 5वें प्रश्न पर चल रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है? मेल मिलान से पूछा गया है। सुमेल करना है, मिले, यहां पर आपस में मिलान करना है। ठीक है, और कारक और विभक्ति से यह पूछा गया है। देख रहे हैं, कारक और विभक्ति से मिलान से संबंधित प्रश्न पूछ दिए गए। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका कैसा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा और संबंध हो जाएगा। बताइए जरा। अब इस वाले ऑप्शन में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है हमें टिक करने में। तो अपादान हो गया, करण हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता ने होता है, कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, करण से के द्वारा। तो एक बार बी को तुरंत मिलाइए 4 से। संप्रदान क्या होता है और संबंध क्या होता है? संबंध होता है का, की, के, रा, री, रे, मिला दिया हमने 4th को 3rd से। ठीक है, और यहां पर अपादान क्या होता है? अपादान हो जाता है से, अलग होने के संबंध में, और संप्रदान के लिए या फिर वास्ते। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहले का दूसरा, मिलाइए पहले का दूसरा किसमें है? अब बी और सी दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में पहले का दूसरा सही है। ठीक है, अब हम अगले वाले भाग पर चलेंगे। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा भी बताया गया कि दूसरे का चौथा भी सही है। अब दोनों में देखिए, दोनों में भी दूसरे का चौथा सही है। बस यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करना है। 2 ऑप्शन अगर सही है तो हमको तीसरा भी गौर करना है। ठीक है,
तीसरे का पहला सही है और बी वाले में देखिए तीसरे का तीसरा ही सही बताया गया, तो बी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से हमें बहुत सावधानी के साथ ऑप्शन में हम लोगों को बहुत गौर करना है, इसी में हमारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है, एक बार जरा देखेंगे, एक बार जरा देखिए। पूछा गया है श्याम घर आना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आए, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्रिया पूछा गया है, क्रिया का रूप पूछा गया है, इच्छा बोधक क्रिया है या फिर आवश्यकता बोधक है, अभ्यास बोधक है, निश्चय बोधक है, आप हमें बताइए। ये लिखा हुआ है क्रिया क्या है, इसमें चाहता है, क्रिया क्या है, चाहना। ठीक है, चाहना क्रिया है और इसमें मूल धातु क्या आ जाएगी, मूल धातु क्या आ जाएगी, चाह। क्या आ जाएगी, चाह। चाह में ना प्रत्यय जोड़ करके हम लोगों ने बनाया चाहना। ना प्रत्यय जब हम लोग मूल धातु में जोड़ देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। तो क्रिया चाहना है और चाहना क्या होती है, एक इच्छा होती है। क्या होती है, एक इच्छा होती है। तो क्या हो जाएगा, इच्छा बोधक हमारा क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इच्छा बोधक और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यास किसी प्रकार का इसमें हो नहीं रहा, आवश्यकता भी नहीं दर्शाई गई और निश्चितता भी नहीं दर्शाई गई। वो आना चाहता है, वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, तो इच्छा बोधक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, अलग कर देता है। वाक्य में क्या बनाना है, अव्यय बताना है। अव्यय का मतलब क्या हो गया, अविकारी शब्द बताना है। अविकारी शब्द क्या होता है बताइए, अविकारी, अविकारी शब्द बताना है। बताइए अविकारी शब्द। मैंने आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था और आप याद भी रखे होंगे। बताइए जरा, यहां पर क्या को अविकारी शब्द है, क्या कर अविकारी शब्द है या फिर है अविकारी शब्द है या फिर और अविकारी शब्द है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे साथी यहाँ पर देखो, अगर हम को अविकारी शब्द की परिभाषा एक बार देखेंगे तो अविकारी शब्द क्या होता है, जिसमें रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तन ना हो, उसमें क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। अब को देखिए, इस को शब्द को अगर हम स्त्रीलिंग के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस को का की भी हो सकता है। ठीक है, और वचन के साथ के भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये तो किसी प्रकार से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिए, कर, कर के साथ जो आती है, कर रही है, कर रहा है। ठीक है, या किया या किए। अब देखिए किया या किए, देखिए किया क्या हो जाएगा एक वचन के लिए और किए क्या हो जाएगा बहुवचन के लिए। ये भी गलत, वचन के हिसाब से परिवर्तन हो गया। और में करके देखिए, और शब्द जो है हम किसी के साथ भी प्रयोग कर दें तो हमारा यहां पर स्पष्टता यही रहेगा, किसी प्रकार का और शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर है में आपको शक हो रहा है तो आप है देखिए, अगर एक वचन के लिए प्रयोग करना है, वह बालक है, तो हमारा इस प्रकार से है प्रयोग होता है। ठीक है, अब मैंने कहा वे बालक हैं, तो इसमें अनुस्वार भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें के बारे में। 8वां क्वेश्चन यहां पर एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं। तो इतना तो आप पढ़ चुके होंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से 5 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब 5 भेद यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जब, तो यहां पर श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और स्वर्णो रघुवर विमल जस जोदा एक फल चार। यहां पर लिखा गया है, पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो बताइए, क्या इसमें सोठा छंद है, क्या इसमें कुंडलिया छंद है, क्या बरिवा है और क्या दोहा है। तो यहाँ पर क्या आप देखेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगना चाहिए और दोहा छंद हो जाएगा। और एक बार हमें बताइए कि दोहा छंद में क्या विशेष होता है। दोहा छंद की पहचान होती है 13-13 और 11-11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है, 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, 11 मात्राएं होती हैं। और सोठा छंद जो होता है वो तो इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक विपरीत होता है। 11 और 13 के अनुपात में यहाँ पर मात्राएं होती है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए
अब हम लोग 9वें क्वेश्चन के बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि आता है प्रश्न नंबर 10। लिखा गया है पसेरी शब्द में कौन सा समास निहित है। पसेरी का यहाँ पर जरा विकसित करके देखिए। पसेरी कहा गया है 5 शेर को। 5 शेर क्या होता है? 5 शेर, ठीक है। अब शेर क्या होता है? कि गणितीय माध्यम है, एक माप तौल का माध्यम है। एक शेर में ऐसा कहा जाता है लगभग 1 केजी होता है। कितना वजन कितना होता है? 1 केजी। अगर स्पष्टता देखा जाए तो 933 ग्राम लगभग वजन होता है एक शेर में। तो एक शेर हो गया और 5 शेर, मतलब संख्या की बात कर दी, संख्या की बात कर दी। तो कौन सा समास? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जहां भी संख्या को यहाँ पर पंचमुखी, दशानन या ऐसा प्रकार का, दशानन में क्या हो जाएगा? 10 मुख। क्या हो जाएगा? दशानन में 10 आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, सिर यहाँ पर सर होता है, ठीक है। तो जिसके 10 सिर हो गए, अब 10 में क्या आ जाएगा? एक 10 तो नंबर है, एक संख्या है। तो जहां भी संख्या का दर्शाया जाए, संख्या को दर्शा दिया जाए, वहां पर हमेशा द्विगु समास होगा, याद रखना, ठीक है। आगे चलिए जरा आगे देखते हैं हम लोग उससे 11वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कथन और निष्कर्ष है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या बात सही है? एकदम सही बात है। शब्द एक ही होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। शब्द एक और अर्थ अनेक, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, याद रखना। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कथन यहाँ पर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ जो है वो अलग अलग, और वहां श्लेष अलंकार होता है। भैया आप हमें एक बात बताइए, क्या एक से अधिक यहाँ पर बार प्रयुक्त होता है श्लेष अलंकार में? जहां स्पष्ट हो गया कि एक बार ही प्रयोग होता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। अब हमें चयन करना है, पहला सही और दूसरा गलत है, किसमें है? क्या पहला यहां पर हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है, गलत हो जाएगा। कथन यहां पर 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक सही है, ठीक है। तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ गए आपको किस प्रकार से कथन का चयन करना है। आपसे पूछा जाएगा, यहां पर पूछा गया है कि दोनों आपको कथन बताए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत, इतना सा काम होता है, ठीक है। अब 12वें नंबर प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 12वें नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है? चलिए, लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नजात और आंसू गिरियत जरलता और पीरे पीरे पात। इसमें क्या है भैया? पीरे पीरे पात है। क्या इसमें भ्रांतिमान अलंकार है? तो भ्रांति तो किसी प्रकार की दर्शाई नहीं जा रही है। लेवत मुख में घास मृग एक प्रकार से क्या अतिशयोक्ति दर्शाई जा रही है। क्या दर्शाई जा रही है? अतिशयोक्ति दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्लेष अलंकार भी यहाँ पर नहीं है, श्लेष नहीं है। और यमक क्या होता है? यमक होता है किसी शब्द का बार बार आ जाना, ठीक है, और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होना, ठीक है। किसी शब्द का बार बार आ जाना, और यहाँ लिखा हुआ है भैया कि श्लेष अलंकार। तो श्लेष में तो आपका एक शब्द होता है, उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो श्लेष भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में बताया गया है कथन और निष्कर्ष है। तो कथन एक क्या है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया। बिल्कुल सत्य बात है, भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए भी आ गया कि भैया नाट्य शास्त्र जो है वो किसकी रचना है? वो भरत मुनि की रचना है। इस बात को नोट कर लेना, नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि की रचना है। यहाँ पर देखा गया है 8 प्रकार के रसों का वर्णन है, बिल्कुल सत्य बात है। अब कथन 2 पढ़िए। रस के 4 प्रमुख अवयव यहाँ पर माने गए हैं। कौन से? स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव। हमारे स्टूडेंट्स जो है एक चीज में क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं कि व्यभिचारी भाव और संचारी भाव अलग अलग होता है। नहीं होता है। आप जब एक चीज पढ़ेंगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग, रस, रस निष्पत्ति, ये आपका कोट याद रखना। क्या? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव, संयोग, द्र, रस निष्पत्ति, ठीक है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और यहां पर क्या होता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव भैया यहां पर, और स्थायी भाव, इनके क्या होते हैं? ये 4 अवयव माने गए हैं। किसके? रस के अवयव, ठीक है। तो ये क्या हो गए?
ये भी सही हो गया। तो क्या हो जाएंगे आपके, दोनों सही हो जाएंगे। तो अब देखिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ए पर टिक लगाते हुए हम लोग बिना देर किए हुए अगले प्रश्न पर जाएंगे। समय नहीं लगाना है भैया, आपको 60 मिनट का समय दिया गया है और क्वेश्चन कितना है, 50 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। समझिए जरा, 1 मिनट से कुछ समय ज्यादा आपको मिल रहा है बस, तो समय को बचाना है और अगले प्रश्न में उसको समय को देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 14वें नंबर प्रश्न के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम स्पष्ट, आपसे उत्तर के साथ साथ व्याख्या भी इसीलिए कर रहा हूं कि आप किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। एक बार जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही नहीं है, नहीं है लिख दिया। अब हमारे स्टूडेंट्स इसी में क्या कर जाएंगे, गोटा खा जाएंगे। गोटा खा जाने का मतलब नहीं है कहा गया और वो है पर टिक लगा के आ जाते हैं। भैया नहीं है लिखा गया है, वाक्य प्रश्न को हमेशा बहुत स्पष्टता ध्यान के साथ सावधानी पूर्वक पढ़ना, इसके बाद ही उसके उत्तर पर जाना, ठीक है। नहीं है विपरीतार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा, तामसिक का सात्विक, तामसिक का सात्विक, ये तो एकदम सही है। तामसिक क्या होता है, जो गलत आचरण करता है या मांस भक्षण करता है। सात्विक क्या होता है, जो यहाँ पर भक्ति करता है, ठीक है, शाकाहार भोजन करता है, ठीक है। और चिरंतन होता है और नश्वर होता है, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। गुण और सद्गुण और कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ भी एकदम सही आता है, लेकिन गुण का सद्गुण विलोम होता है क्या, गुण का नहीं होता है, सद्गुण का दुर्गुण विलोम होता है क्या, सद्गुण का दुर्गुण विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आपको बताया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वें नंबर प्रश्न में क्या आपसे क्या पूछा गया है, 15वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित संज्ञाओं में से पुल्लिंग की पहचान करिए। संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, शब्दों के भी प्रकार से लिंग परिवर्तन होते हैं, ठीक है। लिंग के अनुसार उनकी भी पहचान होती है, ठीक है। अब भैया आप देखिए क्या घटा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, पुल्लिंग की पहचान कीजिए, मतलब पुल्लिंग शब्द बताना है। तो घटा तो आपका स्त्रीलिंग होता है, घटा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। कांच क्या होता है, अब किसी वस्तु का नाम जब लिया जाता है तो किसी वस्तु जो है क्या हो जाती है, जब कोई निर्जीव वस्तु है तो भैया वो पुल्लिंग में आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाएगी, यहाँ पर पुल्लिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब नृत्य क्या होता है, नृत्य यहाँ पर पढ़ने में और समझने में तो आता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। नृत्य जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। कक्षा स्त्रीलिंग शब्द आता है, ठीक है, क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द आता है। और दीपक क्या होता है, यह भी पुल्लिंग आता है। अब हमारे स्टूडेंट्स इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि भैया ज्योति वो जानते हैं, कहेंगे ज्योति तो सर यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ज्योति तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसमें जलने वाली जो ज्योति होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो दीपक है, दीपक जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सा पुल्लिंग है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है। कौन सा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन। अब देखिए जरा कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पहचान करिएगा, ठीक है। बी, सी और ई किसमें है, इसमें तो होगा नहीं, ठीक है, इसमें बताया नहीं गया है। तो आगे देखिए अब हम लोग जरा देखेंगे इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, जरा देखिए बी, सी और ई, है ना, बी, सी और ई। देखिए कौन में है, किस वाले में है, किस वाले में बी, सी और ई आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बी, सी और ई दर्शाया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में शब्द और पर्यायवाची से मिलान पूछा गया है। आप देखेंगे कि भैया 4 आपको दिए गए हैं और इनमें सुमेलित करना है। देखिए अनल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब आग होता है, अनिल का मतलब क्या होता है, वायु होता है। मात्रा के अनुसार परिवर्तन हो गया, अनिल मतलब वायु और अनल मतलब आग। और वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है, प्रभाकर का मतलब दिनकर होता है। आप पर्यायवाची देखेंगे क्या होता है, पर्यायवाची दिनकर होता है, दिनकर का, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, प्रभाकर है, रवि है। वसुधा है, वसुंधरा किसका होता है, पृथ्वी का होता है। अनल किसका होता है, आग का होता है। अनिल किसका होता है, वायु का होता है, ठीक है, हवा का होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। देखिए किसमें है, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, जरा एक बार देखेंगे। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये दर्शाया गया है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ऑप्शन नंबर बी
टिक लगाइए, आगे बढ़िए, टिक लगाइए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, जरा देखिए। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। जरा देखेंगे कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। क्या अंबुज कमल का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सत्य बात है, अंबुज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अमल यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर एक बात को हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वाक्य यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो आप बहुत ज्यादा सावधानी के साथ पढ़ना। ठीक है, इसके बाद आप आंसर करना। नहीं है पूछा गया है तो ये तो है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नलिन, ये भी होता है, नलिन भी आपका पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, और अरविंद जो है, अरविंद भी यहाँ पर पर्यायवाची माना जाता है। ये आपके तीनों गलत हो गए। सुमन का पर्यायवाची, सुमन क्या होता है? सुमन क्या होता है? सुमन का मतलब होता है पुष्प। सुमन का अर्थ जो होता है वो पुष्प होता है, लेकिन यहाँ तो कमल के फूल के बारे में विशेषता बात की गई है, तो यहाँ पर कमल का फूल का पर्यायवाची सुमन नहीं होता है। जब पुष्प का पर्यायवाची पूछा जाए तब हम सुमन लिख सकते हैं। अगर कमल के पुष्प का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जाए तो सुमन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये वाला आपका एक पर्यायवाची नहीं है सुमन। ठीक है, इसके बाद मुकुल क्या होता है? मुकुल कहा जाता है कली को। ठीक है, मुकुल किसको? मुकुल कहा जाता है कली को। ठीक है, कली को कहा जाता है या भंवरे को कहा जाता है, कली को यहाँ पर कहा जाता है। तो कली तो हो गया भैया आप दूसरा पर्यायवाची है। यहाँ कमल के पर्यायवाची में हमारा डी ऑप्शन और हमारा ई ऑप्शन, कौन सा? डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, ये दोनों नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसमें है? डी और ई, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? आगे चलिए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? अब जो व्यक्ति अधिक बोलता है हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? व्याख्याता, यहाँ पर वैशाख नंदन, यहाँ पर कौशिक है और वाचाल है। कौन सा हो जाएगा? बताएंगे, तुरंत बताएंगे। क्या वैशाख नंदन होता है? भैया वैशाख नंदन नहीं होता है। जो वैशाख में जन्मा उसको वैशाख नंदन कहते हैं, तो वैशाख नंदन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्या कौशिक होता है? तो कौशिक भी नहीं हो सकता। कौशिक के बाद आता है व्याख्याता। व्याख्याता कोई शब्द नहीं होता है, व्याख्यान करता होता है। क्या होता है? व्याख्यान करता, जो किसी चीज की क्या करता है? व्याख्या करता है। तो क्या यहाँ पर जो अधिक बोलता है वो क्या आपका व्याख्यान करता हो जाएगा? नहीं होगा। तो वाचाल शब्द जो आता है ऑप्शन नंबर डी में, क्या वाचाल शब्द आता है? वाचाल उसको कहते हैं जो व्यक्ति अधिक बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न के बारे में। 19 नंबर प्रश्न क्या आ जाएगा, जरा पढ़िए। 19 नंबर प्रश्न जो है आपसे मिलान से संबंधित है। ठीक है, एक आपसे मिलान से संबंधित, ठीक है, सुमेलित आपसे करना है, सुमेल करना है आपको। ठीक है, किसके लिए? वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए किस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द और पर्यायवाची से आपसे कारक से और विभक्तियों से किस प्रकार से आपके मेल और मिलाप पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जानिए कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से आपकी परीक्षा का पैटर्न होता है, किस प्रकार के आधार पर आपके प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी चीज के लिए ये वीडियो हमने आप तक पहुंचाई है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिसको जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। तो पहले का जो है चौथा सही हो जाएगा। जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं, जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं। क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। अनुपम के बाद हम लोग देखेंगे भैया जो बहुत जानता हो, बहुत जानकार को कहते हैं बहुज्ञ। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। और जो जल में जन्म लेता है उसको जलज कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले का चौथा और दूसरे का पहला, एक बार दो मिलाकर के यहाँ पर ऑप्शन देखिए। पहले का चौथा, पहले का चौथा कौन में है? ए में और सी में। अब ए में और सी में जब है तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही करेक्ट यहाँ पर रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब हमें इसमें मिलाना है। अब दूसरे का पहला, दूसरे का पहला देखिए किसमें है? पहला वाले में नहीं है ना, ए गलत हो जाएगा, सी अपने आप ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले का चौथा और दूसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को मिलान करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न के बारे में। 20 नंबर में क्या है? द्विज का संबंध किससे नहीं है? द्विज क्या होता है? सबसे पहले तो हमें अर्थ समझना होगा।
अर्थ समझना होगा कि द्विज का मतलब क्या होता है। द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं, ठीक है। पक्षी क्या द्विज है? एक ऑप्शन यहाँ पर पक्षी पूछा गया है, एक ऑप्शन तक्षक पूछा गया है, एक यहाँ पर चंद्रमा पूछा गया है, एक दांत पूछा गया है। तो भैया पक्षी जो होता है ना वो 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे में आता है, एक बार अंडे के बाहर आता है, ठीक है। तो 2 बार जन्म हम लोग पक्षी का मान लेते हैं, तो पक्षी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तक्षक क्या होता है? तक्षक कहते हैं हम लोग सर्प को, सर्प मतलब सांप को कहते हैं। सांप के लिए ऐसा नहीं होता है, सांप के लिए बताया गया है कि सांप जो है एक ही बार जन्म लेता है, ठीक है। सांप जो है वो एक ही बार जन्म लेता है, तो सांप के लिए क्या हो जाएगा? तक्षक। जब एक ही बार जन्म लेगा तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपको सही है, क्योंकि द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है? इसी से नहीं है, क्योंकि सांप एक ही बार जन्म लेता है। अब क्या चंद्रमा, आप कहेंगे क्या चंद्रमा का भी जन्म होता है? चंद्रमा का भी जन्म होता है। जो 15 दिन का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, जिसको पखवाड़ा कहा जाता है, वो कब होता है भैया? अमावस्या के बाद क्या होता है? चंद्रमा का दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है और दिन प्रतिदिन वो उज्ज्वलित होता चला जाता है, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन उसका संपूर्ण होता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? वो संपूर्ण हो जाता है, ठीक है भैया। चंद्रमा का भी 2 हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दांत के 2 बार जन्म होते हैं, एक नवजात शिशु के दांत होते हैं जिसको दूध का दांत कहा जाता है, और इसके बाद फिर उसका स्थायी दांत जन्म लेता है। क्या? उसका स्थायी दांत जन्म लेता है, ठीक है। तो ये वाला भी दांत का भी 2 जन्म हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ देखते हुए चलना है, ठीक है। हम लोगों को तुक्का यहाँ पर नहीं मारना है, ठीक है। तुक्का नहीं मारेंगे, तुक्का मारने में नुकसान हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, आराम से सावधानी के साथ हम लोग तैयारी करके इसके बाद जाकर के हम परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। बात हम लोग करेंगे 21वें नंबर प्रश्न की, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चयन करिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पढ़िए, करेंगे हम लोग चयन। आप लोग भोजन कीजिए। इस प्रकार में कोई भी इस वाक्य में अशुद्धि नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। आप लोग भोजन कीजिए, ठीक है। अभी भूख नहीं है, हम लोग बाद में करेंगे, ये बात सही है, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर विद्वान हो गए हैं, आपने पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। गाय की रंग काली है। आप हमें एक बात बताइए, रंग जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है या फिर स्त्रीलिंग होता है? रंग जो होता है, एक बात सुनिए, वो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। कोई भी रंग हो, रंग जो है वो पुल्लिंग में आता है, और पुल्लिंग के साथ की का प्रयोग नहीं होगा, का प्रयोग होगा। किसका? का। गाय का रंग काला है, काली नहीं है, ठीक है। गाय की रंग काली नहीं है, गाय का रंग काला है। इस प्रकार में यहाँ पर दोनों गलतियां आई हैं, काली और काला, ठीक है। और का के साथ अंतर आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ डी को देखिए, हिंदी ने फारसी के शब्दों को किस प्रकार से यथावत ग्रहण करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार जो है अनुरूप ढाला है। आप देखेंगे कि हिंदी भाषा का जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, पहली क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा से यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ जो हिंदी शब्द का निर्माण ही हुआ है वो फारसी भाषा से हुआ है। तो हम लोगों के जो है विदेशी भाषाओं के शब्द क्या हो गए, हमारी भाषा में आकर के और प्रचलित हो गए। अब उनको हम लोग हिंदी शब्द के माध्यम में प्रयोग करने लगे, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा? ये सत्य बात है, इसलिए कोई कमी इसमें नजर नहीं आ रही है। गाय की रंग काली है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 22वें नंबर प्रश्न पर अगर बात करेंगे कि देशज शब्द की पहचान करना है, ठीक है। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द होता है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार जो शब्द बन करके और निर्माण होता है उनका, और वो आप जो है अपनी भाषा में प्रचलित हो जाते हैं क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। ये हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आपसे हम कहें जग, ठीक है, तो कहीं जग को जग कहा जाता है, कहीं उसको मग कहा जाता है, कहीं उसको लोटा कहा जाता है, ठीक है, कहीं उसको लोटा कहा जाता है, और कहीं उसको पात्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग शब्दों का निर्माण यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्षीर जो है वो तो एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, क्षीर तो यहाँ पर संस्कृत शब्द है। आ गया अग्नि, क्या है? एक संस्कृत शब्द है। पुष्प क्या है? एक अग्नि, यहाँ पर संस्कृत शब्द है। पगड़ी जो है वो किसी भाषा का शब्द नहीं है, पगड़ी जो है वो एक देशज शब्द माना गया, ठीक है। पगड़ी जो होता है वो देशज शब्द हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा कौन सा प्रश्न आ रहा है? अगला प्रश्न आएगा हमारा 23वां, ठीक है। कौन सा? 23 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखेंगे जरा, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध की पहचान करना है। भैया बताएंगे स्वयंवर कैसे लिखा जाता है। अब इतना भी अगर नहीं बता पाए तो आपकी किससे पूछा गया है? चैप्टर का नाम क्या होगा? वर्तनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तनी हो जाएगा। और पूछा गया है कि कैसे लिखा जाता है।
आप 12 साल पढ़ करके आए हैं और एक इतना सा जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके लिए बहुत कैसी बात होगी, शर्म की बात होगी। होगी कि नहीं होगी? भैया स्वयंवर कैसे लिखा जाता है बताइए? क्या स्वयंवर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कि ऐसे लिखा जाता है, कि ऐसे लिखा जाता है? तो ये तो स्वयंवर हो गया। क्या हो गया? ये तो स्वयंवर हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। स्वयंवर होता है, क्या होता है? स्वयंवर होता है। उच्चारण के अनुसार हम लोगों को प्रयोग करना है। ठीक है, अब स्वयंवर होता है क्या? गलत हो जाएगा। स्वायाम, यहाँ पर स्वयंवर होता है क्या? नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो स्वयंवर कैसा होता है? ये जो है स्वयंवर हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे? स्वयंवर, अनुस्वार या के ऊपर लगाते हुए हम लोग स्वयंवर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। पूछा गया है कि भैया आप सुमेलित करिए, रचना और रचनाकार से मिलान पूछ दिए गए। अब बताइए, रचना और रचनाकार से आपसे प्रश्न पूछे गए कि नहीं? पूछे गए ना? तो यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, ईदगाह किसकी रचना है? ईदगाह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तीसरी कलम पुरस्कार किसकी रचना है? पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है। तीसरी कलम किसकी रचना है? तीसरी कलम यहां पर फणीश्वर रेणु की है। ठीक है, और उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोचना नहीं है 1 मिनट का यहाँ पर कैसे करना है। जब देख लिया कि पहले का तीसरा इसी में है तो इसके अलावा तो कोई सही होगा नहीं। यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे। सी नंबर एलिमिनेट हो गया, सब एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन सीख जाना। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत काम देगा आपके लिए। ठीक है, समय बचाएगा, समय बचाएगा। ठीक है, मदद करेगा समय बचाने में। ठीक है, टाइम यहाँ पर क्या होता है? टाइम की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, टाइम को बचाना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखेंगे। ठीक है, 25 के बाद फिर देखेंगे अगला। ठीक है, 25 क्या है? निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? आप बताइए, किसकी कहानी नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की ही कहानी है। ईदगाह क्या है? यहाँ पर ईदगाह भी प्रेमचंद की कहानी है। आपने अभी देखा, अभी आपने ऊपर क्या देखा? अभी आपने ऊपर देखा कि भैया ईदगाह जो है वो किसकी है? प्रेमचंद की है। और पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो लगा देंगे ना आंसर? लगा देंगे एकदम। ठीक है, बिल्कुल लगा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लगाइए लगाइए। फिर क्या होता है कि भैया पुरस्कार जो है वो यहाँ पर किसकी रचना नहीं है? वो यहाँ पर जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार कितनी है? किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होना आवश्यक है। जब एक अच्छा किसी से पत्र लिखा जाता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए? ठीक है, तो भैया उसमें उद्देश्य होना चाहिए। जी हाँ, उद्देश्य नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि पत्र किस लिए लिखा गया है? ये बात चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और दुरूहता क्या होता है? किसी चीज को दोहरा देना, बार बार दोहराना। दुरूहता नहीं होनी चाहिए। किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो वो क्या अच्छा पत्र माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिष्टाचार, शिष्टाचार जरूर होना चाहिए। क्या आप किसी को गालियां लिख करके पत्र लिखते हैं? क्या आप किसी को अभद्र भाषा में पत्र लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जब पत्र लिखेंगे तो उसमें शिष्टाचार की आवश्यकता पड़ेगी। सहजता, भाषा में सहजता, कोमलता, यहाँ पर लचीलापन होना चाहिए। या खड़ी जो है खड़ी भाषा में हमें पत्र नहीं लिखना होता है। क्या है? हमें सहजता, कोमलता चाहिए होती है। ठीक है, तो कोमलता भी, सहजता भी चाहिए। अपेक्षित, अपेक्षित त्रुटि, त्रुटि का मतलब गलतियां। क्या हमें गलतियां करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो भैया आपसे अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होना आवश्यक है। तो कौन कौन सा आवश्यक है? उद्देश्य आवश्यक है, सहजता आवश्यक है और शिष्टाचार आवश्यक है। ए, सी और डी आवश्यक है, बाकी के 2 गलत हो गए। तो ए, सी और डी को मिलाइए, कौन कौन से में है? क्या यहाँ पर ए, सी और डी है? नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अगली तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगले यहाँ पर ऑप्शन के लिए देखेंगे। जब 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो कोई एक यहाँ पर सही भी होगा, कोई एक यहां पर सही भी होगा। ए, सी और डी। चलिए, ए, सी और डी मिल गया। ए, सी और डी, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आया है कि भैया निम्नलिखित शब्दों में कर्मठ का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। विपरीतार्थक क्या होता है? विपरीतार्थक क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ठीक है, विलोम शब्द होता है।
अब विलोम बताइए कर्मठ का। अब कर्मठ का विलोम पूछा गया है, हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे जितने विद्यार्थी तुरंत लगा देंगे अकर्मठ पे, कर्मठ का अकर्मठ, और अपना नुकसान कर लेंगे क्योंकि अकर्मठ यहां पर नहीं होता है। कर्मठ का विलोम अकर्मठ नहीं होता है। फिर से सुनो, कर्मठ का विलोम अकर्मठ नहीं होता है, ना ही जुझारू होता है। जुझारू किसे कहते हैं? जो कार्य के लिए बहुत ज्यादा समय यहाँ पर क्या होता है, लगनशील होता है, मेहनत करता है। जुझारू किसी चीज को लग के काम करता है, लगन के साथ करता है। कर्मण्य, कर्मण्य भी नहीं होगा, जो कार्य को करता है वो कर्मण्य हो जाएगा भैया, कर्मण्य भी नहीं। तो अकर्मण्य होता है। कर्मठ का जो विलोम होगा वो अकर्मण्य होगा, अकर्मठ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ना कि सी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 28वें नंबर प्रश्न के बारे में। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद मैंने आपको बताए हैं। प्रत्यय के आपको जब भेद बताए गए थे तो आपको हमने बताया था कि दो भेद होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। लगाइए कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, प्रत्यय को दो भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 29वें नंबर प्रश्न के। तो भैया कान काटना, कान काटना क्या होता है? मुहावरे का अर्थ, मुहावरा भी पूछा गया है। कान काटना क्या होता है? कान काटना क्या पराजित करना होता है, क्या हानि पहुंचाना होता है, क्या चुगली करना होता है, या फिर सबकी बुद्धि भ्रष्ट यहाँ पर भ्रष्ट होना होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होने से कान काटने का क्या तात्पर्य? डी नंबर अपने आप गलत हो गया। चुगली करने से भी तात्पर्य नहीं है। हानि पहुंचाना, कान काटना, और इसमें दोनों में क्या हो रहा है, हमें आशंका हो रही है। ठीक है, तो भैया आप देखेंगे पराजित करना, जब आपकी माता जी आपसे कहती हैं किसी के सामने कि हमारा बेटा एक दिन सबके कान काटेगा, तो कान काटेगा, उनका कहने का मतलब क्या ये है कि हम उसको छुरी दे देंगे तो वो एक बार ऐसे ऐसे करके उनका कान काटेगा सभी का? नहीं, कान काटने का मतलब है अपनी मेहनत के बलबूते पर वो क्या करेगा, सबके अहंकार को नष्ट करेगा, सबके मन में जो गलत फहमियां है उसको लेकर के उनको मिटाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, पराजित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हानि पहुंचाने से कोई मतलब नहीं है। कान काटना का अर्थ है पराजित करना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। 30 नंबर प्रश्न हमारा आया। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, जरा देखिए। 30 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ठीक है, यहां पर बताना है कि कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची देवों के देव यहां पर कहा जाता है, गलत हो जाएगा। देवों के देव नहीं कहा जाता इंद्र को। ठीक है, भवानी नंदन, भवानी नंदन भी नहीं कहा जाता। पुरंदर, जी हाँ पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। और देवादि देव तो शंकर भगवान को, भोलेनाथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? भोलेनाथ को। ठीक है, भोलेनाथ को कहते हैं। शंकर भगवान को देवादि देव महादेव कहते हैं। ठीक है, पुरंदर जो होगा वो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 31वें प्रश्न पर देखिए, रामचरितमानस किसकी रचना है? मुझे लगता है कि इस प्रश्न पत्र में इससे ज्यादा सरल प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता था। रामचरितमानस किसकी रचना है? अगर आपने ये नहीं बता पाया तो समझिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। भैया क्या कबीरदास ने रामचरितमानस को लिखा है? नहीं लिखा है। क्या सूरदास ने लिखा है? नहीं लिखा है। क्या बिहारी ने लिखा? नहीं लिखा है। तुलसीदास जी ने, इसको कहा जाता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस और रामायण में अंतर समझना। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 32वें नंबर प्रश्न में आते हैं। 32वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार क्या होता है? जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार दर्शाया जाए, अलंकार किया जाए। अलंकार का मतलब क्या होता है? चमत्कार दर्शाया जाए, किसी प्रकार के वाक्य में, काव्य में शोभा बढ़ाया जाए। शोभा बढ़ाने का कार्य एक शब्द के माध्यम से जब होता है तो शब्दालंकार होता है। ठीक है, अब श्लेष क्या होता है? एकदम सत्य बात है। श्लेष एक शब्द होता है जो कि बहुत ज्यादा अर्थ प्रदान करता है। एक से अधिक एक शब्द के अर्थ प्रदान करने वाले शब्द तत्व को क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। तो श्लेष अलंकार तो शब्द के माध्यम से बता रहा है, तो शब्दालंकार का भेद होता है। क्या यमक होता है? जी हाँ, यमक भी होता है शब्द अलंकार, क्योंकि एक से अधिक शब्द आ जाते हैं, बार बार एक ही शब्द दोहराया जाए तो यमक हो जाएगा। अनुप्रास होता है? जी हाँ,
एक वर्ण दोबारा आ जाए, तो एक वर्ण जब दोबारा आ जाता है तो अनुप्रास हो जाता है, इसमें भी शब्द अलंकार हो जाएगा। लेकिन जो उपमा होता है, उपमा होता है वो अर्थ के आधार पर यहाँ पर व्याख्या जो करता है, वो अर्थ के आधार पर जब उसका अर्थ देखा जाता है तब हमें समझ में आता है कि उपमा जो है वो किसी का, जब तक अर्थ के आधार पर हम लोगों को चमत्कार प्रदान करता है, अलंकरण करता है, तो उपमा हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन, और डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। बाकी तीनों यहाँ पर शब्द अलंकार के भेद होते हैं। अब हमारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि 33 से लेकर के 38 तक क्या है, इस यहाँ पर काव्य पर आधारित है। एक बार काव्य को पढ़िए 5 मिनट के अंदर। ठीक है, लिखा गया है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरु विजय संवत प्राणों से प्राणों पर रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक नहीं सिद्ध हो रघुनंदन तय, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। कौन है? लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कविगण उनके प्रधान। इसके बाद सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति जो है यथा समय अपने आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। भैया अन्य कहाँ आएंगे? यहाँ पर सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय अपने अपने समय पर जहां भी भय होगा वहां पर वो पहुंचेंगे। अब हमने इसको पढ़ लिया, इसके अनुसार हमें देखना है कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं। इससे संबंधित 5 प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 से लेकर के 38 तक इसी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देखिए, कहा गया है कथन और निष्कर्ष पूछा गया है। पद्यांश के अनुसार रघुनंदन का आशय राम से है। जी हाँ, राम से है। ठीक है, क्योंकि रघुनंदन जो है वो श्री राम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। कथन 2 क्या है? महावाहिनी के नायक सुग्रीव हैं। ये गलत हो जाएगा, आपने पढ़ा है। तब तक कौन है? तब तक रहेंगे महावाहिनी के नायक लक्ष्मण रहेंगे। कौन रहेंगे? लक्ष्मण रहेंगे। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो पहला सही और दूसरा गलत। देखिए, पहला सही और दूसरा गलत, पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन सही दूसरा गलत, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले प्रश्न पर देखेंगे। दृढ़ आराधन का क्या तात्पर्य है? दृढ़ आराधन का मतलब क्या होता है? क्या हठयोग होता है? हठयोग तो एकदम से अलग है, हठयोग नहीं होता है। सुगुण भक्ति होता है, सगुण भक्ति होता है, सगुण भक्ति भी नहीं होता। ठीक है, वज्रयान, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो यहाँ पर कठिन साधना जो है दृढ़, दृढ़ का मतलब क्या होता है? एकदम निश्चित करके, निश्चय। आराधन का मतलब होता है तपस्या करना, आराधना करना। आराधना का मतलब तपस्या करना, अर्चना करना, पूजा करना। ठीक है, दृढ़ आराधन का मतलब कठिन साधना करना। ठीक है, इसके बाद एक 35वां प्रश्न पूछा गया है। 35वां प्रश्न क्या है? पूछा गया है, यह पद्यांश किसको संबोधित करता है? क्या लक्ष्मण को, क्या राम को, क्या हनुमान को, क्या सुग्रीव को? तो यहाँ पर किसको संबोधित कर रहा है भैया? श्री, किसको संबोधित करता है? किसको संबोधित है भैया? श्री राम को संबोधित है। किसके बारे में बात की गई है? श्री राम के बारे में, कि भैया जब तक आप तपस्या करिए, जब तक क्या ना हो, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो। ठीक है भैया, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा कौन सा प्रश्न आया है? अगला प्रश्न जरा देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भय का विलोम, भय का विलोम आपसे पूछा गया है। क्या इतना भी नहीं बता सकते? क्या इतना भी नहीं बता सकते कि भय का विलोम क्या होगा? अजय होगा। अजय क्या होता है? जिसकी उम्र कम ना हो, जिसकी बहुत ज्यादा उम्र हो, हमेशा जीने वाला अजय, हमेशा जिंदा रहने वाला अजय होता है। और निर्भय क्या होता है? निर्भय हो जाता है भैया, या फिर किसको कहते हैं? निडर। ठीक है, भय का निर्भय, ये हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है। भय का विलोम पूछा गया है तो डर तो होगा ही नहीं, भय का पर्यायवाची हो जाएगा ये तो। भय का पराजय, ये तो नहीं होगा। पराजय क्या होता है? पराजय किसका विलोम होता है? जय का विलोम पराजय होता है। ठीक है, 37वां देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। शक्ति के शब्द, शक्ति शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है लिखा गया। शक्ति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो बल जो है वो शक्ति का पर्यायवाची होता है। बल क्या? बल का मतलब ताकत। ठीक है, अब ताकत है तो ताकत भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य भी हो जाएगा। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? बल। ठीक है, सामर्थ्य का मतलब ये शक्ति होती है। ठीक है,
उग्र जो होता है, उग्र उग्र भी नहीं होता और अक्षय भी नहीं होता, ठीक है। उग्र मतलब क्या होता है, उग्र भाव मतलब बहुत ज्यादा चंचल भाव होता है, जिसके प्रति किसी कार्य को देखते ही बहुत जल्दी उसको कर देना बिना कुछ सोचे समझे, उग्रता का भाव होता है, ठीक है। अक्षय क्या होता है, जिसकी आयु लंबी होती है, ठीक है, आयु जिसकी लंबी होती है उसको अक्षय कहते हैं, ठीक है, अक्षय, ठीक है। तो ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है एक ही ए विकल्प में दर्शा दिए गए, तो ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। हम लोग इसको सही करते हुए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करेंगे। 38 नंबर प्रश्न में क्या है, 38 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भैया प्रस्तुत पद्यांश में भल्ल सैन्य का संबंध किससे है। भल्ल का यहाँ पर भल्ल का मतलब होता है भालू, भल्ल का मतलब होता है भालू, ठीक है, भल्ल का मतलब भालू होता है, सैन्य का अर्थ होता है सेना। तो भैया किससे है, कपिगण, कपिगण, कपि का मतलब क्या होता है, कपि का मतलब तो होता है बंदर, ये तो गलत हो जाएगा। सुग्रीव ये भी नहीं होगा, रघुनंदन ये भी नहीं होगा, भालुओं की बात की गई है तो भालुओं के सेना नायक जामवंत से भल्ल सैन्य का तात्पर्य है, ठीक है, भल्ल सैन्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जिस शब्द से अब यहाँ पर 39 नंबर आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर 38 तक आपसे पूछे गए थे उसी पद्यांश से संबंधित, अब आपका यहाँ पर अलग प्रश्न आए। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्या उसे क्रिया कहते हैं, गलत बात, काल कहते हैं, गलत बात, वाच्य कहते हैं, बिल्कुल गलत बात, विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिससे संज्ञा शब्द नाम सर्व की विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। इतने आसान से तो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इतने आसान से तो आपसे प्रश्न पूछे गए थे, किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है नजर, आ रही होगी, आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं आपकी बात, ठीक है। आप हमें ये जरूर बताना कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाया था, ठीक है, कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाया था। 40वां देखिए, कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार हमें रहेगा। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आप बताइए। जहां पर किसी शब्द के माध्यम से किसी घटना या कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, क्या, उसे क्रिया कहते हैं। हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों हम इन विकल्पों को देखें, सीधा लगा देंगे, क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विशेषण भी नहीं होगा, कर्ता भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में आभ्यंतर का विलोम बताइए। आभ्यंतर का क्या विलोम होता है, आभ्यंतर का विलोम क्या अभ्यंतर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये तो एक ही चीज हो गई। आसक्त होता है, नहीं होता है, बाह्य होता है, बाह्य भी नहीं होता है, क्या होता है, विलोम बताना है। तो भैया आभ्यंतर का क्या होता है, बहिर्मुखी, विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी, ये हो जाएगा विलोम, ठीक है। 41 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में पूछा गया है कार्यालयी पत्र लेखन में अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अधोलेख क्या होता है, अधोलेख वो होता है जब हम पत्र के नीचे सम्मान के लिए लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं हम लोग यहाँ पर महोदय लिखेंगे, सम्मानी लिखेंगे, भवदी लिखेंगे, महाशय लिखेंगे, क्या लिखते हैं पत्र के नीचे, पत्र के नीचे क्या लिखते हैं, जब एक कार्यालयी पत्र लिखा जाता है तो उसमें पत्र के नीचे अधोलेख के रूप में एक भवदी शब्द लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 43 मतलब 43 पे चलिए। कार्यालयी पत्र लेखन में संबोधन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कौन सा है। कार्यालयी पत्र लेखन में हमारा संबोधन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, किससे संबोधित करते हैं, तो हम लोग प्रिय से करते हैं, नहीं करते हैं, बंधुवर से करते हैं, नहीं करते हैं, मित्रवर से करते हैं, नहीं करते हैं। कार्यालयी पत्र है भैया, कार्यालयी पत्र है, सेवा में, ठीक है, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान मुझे यह तकलीफ है, ठीक है, सेवा में लिखते हैं, तो सेवा में इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे और वहां पर देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्यालयीय पत्र का रूप नहीं है। 3 प्रश्न पूछ लिए गए पत्र लेखन से, कितने, 3 प्रश्न आपसे पत्र लेखन से पूछ लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कार्यालयीय पत्र का कौन सा रूप नहीं है, कार्यालय आदेश ये कार्यालय का है, अनुशासकीय ये भी कार्यालय का है, अधिसूचना ये भी कार्यालय का है। आपका शोक पत्र क्या कार्यालय से निकाला जाता है, बताइए,
क्या शोक पत्र कार्यालय से निकाला जाता है? नहीं निकाला जाता, ये तो किसी व्यक्तिगत घर से निकलता है, किसी व्यक्ति के दुखद सूचना के लिए। शोक पत्र क्या होता है? दुखद समाचार होता है, ठीक है। क्या होता है? दुखद समाचार होता है। दुखद समाचार जिसमें दिया जाता है वो शोक पत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 45 से लेकर के और 50 तक आपको क्या बताना है? इस गद्य खंड से, इस गद्यांश से आधारित प्रश्न है 5, ठीक है। 45 से लेकर के 50 तक। अब हम ये भी बताएंगे किस प्रकार से, जरा एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें? पढ़ना है आपको, दुनिया से अच्छा ग्रहण करने का अधिकार सभी देशों को है। भारत के ज्ञान विज्ञान चिंतन से भी दुनिया ने बहुत चीजें ली हैं, बहुत सी चीजें ली, ठीक है। दूसरी बात यह है कि संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात और अज्ञात भूमिका होती है। ज्ञात और अज्ञात का मतलब किसी की उल्लेखित होती है, किसी की उल्लेखित नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है इसके बाद? और यह आदान प्रदान का सिलसिला ना जाने कब से चल रहा है आपका, आज भी पश्चिम में हो रहे नवीनतम अन्वेषण क्या है? नवीनतम जो अन्वेषण है उनके लिए लिखा गया है विभिन्न देशों की मेधा है, प्रतिभा है, क्षम या श्रम है, कौशल है, धन आदि लगे हैं। उदाहरण के लिए भारत की अनेक प्रतिभाएं अरसों से अमेरिका और अन्य देशों के साथ उच्च स्तरीय अन्वेषण और संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को। संगणक किसको? संगणक के क्षेत्र में, मतलब कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में लगी हैं, ठीक है। क्या यह प्रकारांतर से भारतीय अवदान नहीं है? उन्नत देशों की वस्तुएं ऊंचे मूल्य पर खरीदकर अनेक छोटे देश क्या करते हैं? उच्चतर अनुसंधान में यहाँ पर परोक्ष आर्थिक योगदान देते हैं, ठीक है। और इसलिए किसी भी उपलब्धि को किसी भूगोल में सीमित नहीं किया जा सकता। उपलब्धि को कैसे सीमित किया जा सकता है? उपलब्धि तो बहुत कितनी भी उपलब्धि हो सकती है, ठीक है। यह दूसरी बात है कि अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी और अपनी प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। यहाँ पर लिखा आयातित प्रदूषण से बचने और उसे अपनी संस्कृति में उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है, ठीक है। क्या अनिवार्य है? आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन अनिवार्य है, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है जरा देखिए। आपसे पूछा गया है उन्नत का विलोम। उन्नत शब्द का विलोम क्या होगा? क्या अपमान हो जाएगा? गलत बात है, ठीक है। अपमान नहीं होता है, अवनत हो जाएगा, ठीक है। उन्नत का विलोम अवनत होता है। असहनशील नहीं होता है, असहनशील क्यों होगा? सहनशीलता का असहन होगा, ठीक है। अभिमान भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 46वां प्रश्न पूछा गया है गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों का सही वर्णानुक्रम बताइए। इसमें से आप देखेंगे कौन सा वर्ण पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, ठीक है। तो आपका आयातित और आत्मनिर्भरता सबसे अंत में जो आया है वो आयातित आया है, ठीक है। आयातित आया है, मैंने भी ये बात पढ़ ली है। तो आपका ए सबसे लास्ट में किसमें है? अच्छा, इसके पहले भी कोई आया है, इसके पहले भी कोई सा शब्द आया है, जरा देखिए कौन सा आया है। सबसे अंत में कौन सा आया है? प्रदूषण से बचने और अपने संस्कृति उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। तो इसमें कौन सा शब्द जो है अपना सबसे लास्ट में आया है, ठीक है, वर्णानुक्रम। इसको आप जो है अपना जो है इस गद्य खंड को, इस गद्यांश को पढ़ करके इसका जो है सही जवाब आपको देना है, ठीक है। वर्णक्रम आपको सही बताना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपसे पूछा गया है 47वां प्रश्न। 47वें प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया है, जरा देखिए। 47वें प्रश्न में पूछा आपसे गया है कि मिलान करना है। किस चीज का मिलान करना है? मिलान आपको करना है प्रत्यय और मूल शब्द का। मूल शब्द और प्रत्यय का मिलान करना है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द में बाहर की ओर, मतलब अंत में लगता है, ठीक है। क्या होता है? कार, इक और तम और ता, ठीक है, ये प्रत्यय है। तो कार किससे हो जाएगा? अधिकार से जुड़ जाएगा। कार आदि का मतलब ऊपर, ठीक है। अधिकार मतलब शासन करने वाला, ठीक है, समझ गए। अभी आपको बताया आदि का मतलब। एक किस में है? आर्थिक। अर्थ के साथ जुड़ करके एक प्रत्यय जुड़ करके आ बनाया है, आर्थिक हो गया। तम क्या है? नवीन के साथ तम प्रत्यय जोड़ करके नवीनतम बना दिया गया है। और ता के साथ आत्मनिर्भर के साथ ता जोड़ करके आत्मनिर्भरता बना दिया गया है। और पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा सही हो गया। पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा सही हो गया, ये वाला करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, ये सही हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे 48 नंबर, और हम लोग अब अंतिम चरण पर बात करने जा रहे हैं। हमारे मात्र कुछ ही हमारे ऐसे प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, लगभग 2 प्रश्न बचे हुए हैं। 48 में लिखिए कि भैया आपसे संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही हो जाएगा। कथन 2 में क्या है? आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपनी संस्कृति के उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है। आपसे अभी कहा गया क्या है? अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत। देखिए, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवदान का पर्यायवाची क्या होगा? अवदान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या अनुदान हो जाएगा? नहीं होगा। क्या अनुसंधान हो जाएगा? ये तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल अलग हो गया। अन्वेषण भी गलत हो जाएगा। यहां पर अवदान का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भूमिका, भूमिका होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 50वें प्रश्न के बारे में। 50वां प्रश्न क्या है? जरा देखिए, 50वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपके दिए गए गद्यांश के आधार पर विकल्प का चयन करना है। विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, बिल्कुल सत्य बात है, ये सही है। सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है, गलत बात है। इसमें कहा गया था कि सॉफ्टवेयर संगणक समझ रहे हैं, संगणक के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में हमारा भारत लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है लिख दिया। किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सत्य बात है, सही कह रहे हो। प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं होती है, प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा होती है, प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा होती है। ठीक है, और संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भूमिका नहीं होती, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा किसमें सही है? अच्छा, पहला तीसरा नहीं, यहां पर प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा होती है। क्या प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा होती है? यहां पर लिखा गया है इसको करना होगा। प्रोत्साहन जो है, प्रतिभाओं को निरंतर निरंतर क्या करना होगा? प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, तो अपेक्षा तो होती है, सही बात है, लेकिन कौन सा यहाँ पर 2 गलत हो रहा है? ज्ञान जो है आदान प्रदान की चीज है, ठीक बात है। और सॉफ्टवेयर जो है इसमें क्या हो जाता है? सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद सी भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। और अपेक्षा नहीं, यहाँ पर अपेक्षा है, क्योंकि अपेक्षा है। ठीक है, यही गलत हो रहा था, ये तो गलत हो जाएगा। प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा है। ए और सी, बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 50वां प्रश्न का ऑप्शन हमारा सही हो गया है। 50 हमने तो यहाँ पर 50 में 50 तो एकदम सत्य कर दिए, सही कर दिए। क्या आपने भी सही किए हैं? तो आप हमें बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। इसके साथ साथ एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। खुशखबरी क्या है भैया? हमारे जो बैच में आप जुड़ करके आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी यूजी 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस बैच में जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है। इस बैच में आपको मिलने वाला है भैया, आपको बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा 18 तारीख से। 18 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट है। जल्दी जाइए, अभी जाइए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट टीचर टीम के साथ देख रहे हैं, और एक्सपीरियंस टीचर टीम के साथ आपको यहाँ पर एक चीज और है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वीकली टेस्ट सीरीज, एक वीक में हम आपको कितना पढ़ाएं, आप कितना पढ़े हैं, कितना ग्रो किए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारे रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर आपका रिजल्ट भी आता है इसका। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जिस प्रकार का ये टेस्ट था, और आपका जो है सीबीटी मोड में जैसा एग्जाम होना है, कैसा एग्जाम होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आधारित एक टेस्ट होता है जो कि हमारे रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर कराया जाता है। जाइए अभी रैंकर्स एडुकेयर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, ऐप में एनरोल जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप एकदम इस बात का दावा है, अगर हमारे अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सी जैसे कि आपके टीचर यहाँ पर गाइड करते हैं, अगर आप पालन कर लेंगे उसका, तो ये बात का दावा है, ये बात तय है कि आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
और इसमें कुछ और सुविधाएं हैं कि भैया आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लासेस चालू हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किसी भी मोड में आकर के जुड़ सकते हैं। अदर इंक्वायरी अगर चाहते हैं तो ये तो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं 9415190556 और 8874153302 कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि भैया इसमें आपको बैच, यहाँ पर इस बैच में एक सुविधा और है, जो सुविधा है बुक्स की। बुक्स के फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। आप अभी जाइए, जब इतनी सुविधा मिल रही है तो जाइए और ज्वाइन हो जाइए इस बैच में। ठीक है, अपनी अगले वीडियो में हम आपके पास पहुंचाएंगे 2023 का मॉक टेस्ट, 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन ऐसे ही डिस्कशन के साथ। इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पे टैप कर लेना, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आपका वीडियो आए आपके पास मोबाइल स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और आप तुरंत उसको देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।